आज के इस अवसर पर जब थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं अपने जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए, थारू जनजाति से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक और हम यहां पर आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में थारू संग्रहालय, जो आपको अपने अतीत के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जहां इसका लोकार्पण कर रहे हैं, वही याद करिए कि जब हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश किए थे, तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्र भारत में पहली बार एक जनजातीय नेत्री अपनी सादगी, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने नेतृत्व की क्षमता के कारण देश की राष्ट्रपति बनी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। आज का उद्घाटन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब हम यहां पे जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं और वह भी अपने आदरणीय राष्ट्रपति के जन्मदिन की पूर्व, अपने नेतृत्व की क्षमता के कारण देश की राष्ट्रपति बनी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। आज का उद्घाटन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब हम यहां पे जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं और वह भी अपने आदरणीय राष्ट्रपति के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये पूरे भारतवासियों का और जनजातीय समुदाय के सम्मान के गौरव का प्रतीक संग्रहालय बने, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से बलरामपुर जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, अपने गौरवशाली विरासत का प्रतीक है बलरामपुर जनपद। यहां का जनजातीय समुदाय जो बहुतायत में थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है, हमारा जनजातीय समाज वैसे भी जो यहां पर हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जंगलों की रक्षा करता है और जमीन के प्रति अनुराग भी रखता है। जड़ों से जुड़ने का मतलब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। मुझे याद है आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले मैं यहां पर आया था। महाराणा प्रताप की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ वो आयोजन हुआ था और मुझे याद है उस समय यहां के समुदाय के लोगों ने किस गौरव के साथ कहा था कि हम तो मेवाड़ के महाराणा की वंशज परंपरा के हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का छक्का छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप की सेना के साथ जुड़ करके कार्य किया था। ये गौरव की अनुभूति, यही विरासत का सम्मान है और यही विरासत का सम्मान हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ता है। जिसको अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, वो अपने जड़ों को भी मजबूत नहीं कर सकता है और अपनी धरती माता की प्रतिनिधि माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के इस भाव को भी कभी मजबूती प्रदान नहीं कर सकता है। जड़ों से जुड़ने का हमारे जनजातीय समुदाय का अपना अनुभव है, एक गौरवशाली उनका गीत है। तो जंगलों की रक्षा का भी दायित्व उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। याद करिए, अगर पूरी दुनिया ने जंगलों को बचाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा होता
तो ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज आज जीव सृष्टि के सामने आ रही है, कहीं पर टेम्परेचर इतना गर्म हो जा रहा है कि लोगों का जीना हराम हो जा रहा है, कहीं पर इतना ठंडा हो जाता है कि वहां पर जीव जंतु सबके अस्तित्व के सामने संकट खड़ा होता दिखाई देता है। कहीं इतनी बरसात पड़ जाती है कि तब भी जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान अगर है, इन जंगलों की सुरक्षा में है, इनके पर्यावरण के संरक्षण में है, इसकी सुरक्षा में है। और पर्यावरण का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये अगर जानना है तो हमारे जनजातीय समुदाय से जाकर के लोग सीखे। किस आत्मीयता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और कैसे उन्होंने जंगलों की सुरक्षा के साथ अपने जीवन को लगा करके सैकड़ों हजारों वर्षों को उन्होंने गुजर बसर करके आज भी उसके साथ वही लगा, वही आत्मीयता उनके मन में है। और भाइयों बहनों, जमीन के प्रति उनका अनुराग भी किसी से छुपा हुआ नहीं। ये भारतीय मनीषा की देन है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, ये हमारे संस्कार हैं। और इन संस्कारों के साथ जुड़ करके प्राचीन काल से ही हमारा यह जनजातीय समुदाय सदैव से जड़, जमीन और जंगल की रक्षा करके न केवल स्वयं के गौरव की अनुभूति करता, द्वीप के गौरव की अनुभूति करता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ धरती माता के संरक्षण का दायित्व भी अपने कंधों पे लेता आया है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में रखा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को पूरा देश मनाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे भी यही हेतु है कि जो गौरवशाली अतीत है, देश की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर के विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य हो या विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया उनका संघर्ष हो, उसका स्मरण किया जा सके, इसकी अनुभूति कराता है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा ने भी तो अपना जीवन इसी के लिए समर्पित किया। थारू समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप के सेना का हिस्सा बनकर के विदेशी हुकूमत को भारत की धरती से खदेड़ने के लिए और अंतिम दम तक लड़ने के, धरती माता की रक्षा करने, उन किसी भी प्रकार के आक्रांताओं को भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा की सेना के साथ चल करके लड़ करके भारत की सुरक्षा में, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान दिया था। और आज यही कारण है भाइयों बहनों, जब हम भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल को देख रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए। एक और वैश्विक मंच पर बढ़ रहा भारत का सम्मान। अभी परसों 21 जून को हम योग दिवस का आयोजन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ेंगे। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। शरीर और मन से कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, इसकी एहसास भी करेंगे, योग के साथ जुड़कर के उसका एहसास भी करेंगे। भाइयों बहनों, एकता विरासत को सम्मान देने का एक कार्यक्रम, प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा। दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता देना, ये भी प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ।
भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक मान्यता मिल रही है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आज ही प्रधानमंत्री जी अपने 6 दिवसीय दौरे पर दुनिया के तमाम देशों में गए हैं। मिस्र और अमेरिका की उनकी यात्रा एक बार फिर से यादगार बनने वाली है। वैसे ही जैसे 19 मई से लेकर के 24 मई के बीच 6 दिवसीय इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के जिन भी देशों में गए, पापुआ न्यू गिनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों में प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिला वो अभिभूत करने वाला है, प्रत्येक भारतीय के गौरव को बढ़ाने वाला है। आज वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे जहां कहीं भी संकट खड़ा होता है, दुनिया संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है, भारत की ओर देखता है, आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। या वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है तो सुरक्षा का बेहतर वातावरण भारत के अंदर बनना। आज भारत सुरक्षित है, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ समृद्धि की ओर अग्रसर होता हुआ भारत, समृद्धि की ओर अग्रसर होता हुआ भारत। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य हो रहा है, हर घर बिजली और हर घर नल की योजना साकार हो रही है। लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में एक नए मानक 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गढ़े हैं। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले एक सपना था कि गरीब को भी मकान मिलेगा, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को जहां आवास मिले, वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर देने का कार्य किया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को हम लोगों ने फ्री में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है। देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले गरीब के लिए उपचार एक सपना था। आज प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना आप सबको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। आज इसकी कोई समस्या नहीं कि व्यक्ति बीमार पड़ा, उसके बाद परिवार में इस बात के लिए लोग दुखी है कि उपचार कैसे होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आपके उपचार के लिए आपका सहयोग देने के लिए तैयार है। आज आप देखते होंगे कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश जो काम नहीं कर पाए, अकेले भारत ने वो कार्य करके दिखाया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को लगातार 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। कोई जाति नहीं देखी गई, कोई मत और मजहब नहीं देखा गया। भारत का नागरिक है, हर जरूरतमंद को राशन मिलेगा, हर जरूरतमंद को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, हर जरूरतमंद को अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। विकास की नई आभा के साथ हम भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य करेंगे, और आज भारत उस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद के बारे में जैसे मैं पहले भी कह रहा था, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी का आशीर्वाद सदैव से इस जनपद और इस कमिश्नरी और इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होता रहा है। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के धाम में भी
एक थारू जनजाति का एक छात्रावास संचालित होता है 1993-94 से। 100 बच्चे वहां रह करके नित्य स्कूल जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। उन बच्चों की संस्कार और उनके समर्पण को देख करके हमें थारू जनजाति के लोगों के एक गौरवशाली अतीत की जानकारी मिलती है। आज हमारा बलरामपुर विकास की एक नई बुलंदियों की उच्चता दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था इससे पहले बलरामपुर की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी? आज तो बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेक्टर के रूप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बलरामपुर जनपद अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ एक ऐसा जनपद है जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले आकांक्षात्मक जनपद था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, स्वास्थ्य की सुविधाओं में पिछड़ा माना जाता था, कृषि और जल संसाधन के मामले में पिछड़ा माना जाता था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में पिछड़ा माना जाता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन में वित्तीय समावेशन में पिछड़ा माना जाता था। लेकिन अब आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपद की श्रेणी में तेजी के साथ बलरामपुर जनपद ने कदम बढ़ाए हैं और विगत 3 वर्ष के अंदर बलरामपुर जनपद ने जो छलांग लगाई है वह बहुत सराहनीय है। लेकिन इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। बलरामपुर जनपद आज सामने आगे बढ़ चुका है, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल की कनेक्टिविटी और अच्छी करने के प्रयास हो रहे हैं। बलरामपुर के बगल में ही श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और यही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए अब आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्यक्रम भी इस कमिश्नरी के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि विकास की प्रक्रिया किस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज जब मैं यहां पर आया हूं, हमने तय किया है थारू जनजाति हो, गौड़ जनजाति हो, हमारा मंत्री तो गौड़ी जनजाति से, थारू जनजाति हो, गौड़ जनजाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो या फिर सहरिया हो, ये सभी को हम 100% सेचुरेशन की तरफ लेके जाएंगे। यानी 100% सेचुरेशन का मतलब जिन परिवारों के पास जमीन नहीं होगी उनको जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने के कार्य होंगे। वनाधिकार कानून के अंतर्गत इस प्रकार के संशोधन किए जा चुके हैं। अभी मैं परसों सोनभद्र में था और हम लोगों ने वहां पर 11,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास अपने पट्टे नहीं थे जमीन के। उन 11,000 परिवारों को पट्टा देने की स्वीकृति वहां पर दी है। और यहां पर भी 5 गांव ऐसे थे जो बनटांगिया गांव थे, जंगल उन्होंने लगाए लेकिन उनको कभी आजादी के बाद सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया। आज उन्हें राज्य सरकार ने अनुमति दे दी, राजस्व कराओं की गांव के रूप में मान्यता दी। आज उनको सब कुछ अपने पास है और हमने तय किया है कि वनवासी हो, चाहे यहाँ पर थारू जनजाति हो या बनटांगिया हो, उन्हें पट्टा देने के साथ साथ सबके पास, जिनके पास अपना आवास नहीं, सरकार उनका पक्का आवास बनाने का कार्य भी करेगी। एक एक आवास उन सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। राशन कार्ड उनको उपलब्ध करवाएगी, घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, जो निराश्रित बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार भी करेगी। और हर जरूरतमंद को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उन्हें आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी सरकार करेगी। गरीब बच्चों के लिए आश्रम वसति विद्यालय, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में रह करके स्कूल से वंचित है,
उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से फ्री एजुकेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूते मोजे भी उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं और साथ साथ स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाती है जिससे वे अच्छी पढ़ाई कर सके, आधुनिक पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं।